बवासीर के डिजीज के अंदर जब ट्रीटमेंट कराना हो या ऑपरेशन कराना हो तो कौन सा डिसीजन सही रहे, कौन सा रास्ता या तरीका सही है, वो समझाने के लिए हम ये सेकंड वीडियो पे जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई भी डिसीजन लेना हो तो ये डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। कौन सा राइट है और कौन सा गलत है। सो राइट डिसीजन लेने के लिए काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और जब बेस्ट निर्णय करना है तो और भी मेहनत करनी पड़ती है। बट बवासीर जैसे रोगों के अंदर सबसे बेस्ट डिसीजन लेने का इसका अपना फायदा है, एडवांटेज है। वो जो मेहनत आप कर रहे हैं या करेंगे वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट और सेटिस्फेक्शन लाएगी, जो पूरी जिंदगी तब आपको फायदा करती है। और तब जब अच्छे से अच्छा आप डिसीजन लेंगे तो पूरी जिंदगी उसका अपना एक एडवांटेज रहेगा। आप जानते हैं कि कोई भी डिसीजन के अंदर हम अपने आसपास के फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, मदर को, फादर को, ब्रदर्स को, कलीग्स को हम पूछते हैं। पर बवासीर में ऐसा होता है कि एक ही डिजीज के लिए दो अलग अलग और एक दूसरों से विपरीत ओपिनियन आते हैं, और ऐसा कोई भी डॉक्टर के लिए होता है। सभी मेथडों में ऐसा ही होता है, बिकॉज दरेक मेथड में कुछ फायदा भी है, कुछ गैरफायदा भी है। फायदा है इसलिए ये मेथड आज तक है, और गैरफायदा है इसलिए लोग उसको स्वीकृत नहीं करते हैं। ऐसे ही तरह हर एक डॉक्टर अपना बेस्ट में बेस्ट देने का जरूर प्रयत्न करेगा, पर हर एक डॉक्टर की अपनी ट्रेनिंग होती है, अपनी सोच होती है, अपनी मास्टरी होती है। तो वो उसके बारे में ही आपको ज्यादा समझा सकता है और वो ज्यादा पसंद कर सकता है। सेकंड ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लेना ही चाहिए, और इसमें हर एक डॉक्टर का ओपिनियन अलग अलग आए तो ये भी स्वाभाविक ही है। तो हमारा काम है कि भी हमें सोचना है कि हम अभी कहाँ है और कहाँ जाना चाहते हैं। तो हमने एक रास्ता आपको बताया कि भाई पहले आप फिक्स करो कि आपका निदान क्या सही है, इंटरनल या एक्सटर्नल या कोई और तरीके के पाइल्स है आपके, साथ साथ में कोई रोग है कि नहीं। और फक्त इंटरनल पाइल्स के लिए और साथ में कोई छोटा एक्सटर्नल हो तो चल सकता है। ऐसे पाइल्स में कैसी तरह डिसीजन लिया वो आपको समझाया। इंटरनल पाइल्स के ग्रेड भी आपको समझाए। पहले ग्रेड की ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, ऐसी तरह लास्ट स्टेज में भी डिसीजन सिंपल है और ऑपरेशन है। दूसरे, तीसरे और चौथे ग्रेड के अंदर दूसरे ग्रेड को पहले ग्रेड की तरह और चौथे ग्रेड को कॉम्प्लिकेटेड की तरह ट्रीट करेंगे तो काफी कुछ मूंझवनें कम हो सकती है। तीसरा ग्रेड का काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें काफी ट्रीटमेंट है, और थोड़ा आगे सोचे तो दूसरा स्टेज का लेट स्वरूप और चौथा स्टेज का शुरुआत का स्वरूप। और ग्रेड 3 ये एक कॉम्प्लिकेटेड इलाका है जिसके बारे में भी हम आपको आगे अभी बताने वाले हैं कि ऐसे स्टेजों में कैसी तरह डिसीजन ले सकते हैं। तो कभी भी मसा की कोई भी बात आए, कोई भी निर्णय करने की, कोई भी सारवार क्या करने की, तो ये चार्ट आपके लिए गोल्डन चार्ट है। ये चार्ट को देखे बिना कोई भी डिसीजन आप कभी भी मत लेना। अब हम एक स्टेज आगे जा रहे हैं कि कैसी तरह कोई पद्धति को पसंद करें। 3 मेन पार्ट और 3 के काफी सब पार्ट, कुल मिला के इतनी टेक्निक्स है कि कोई कोई भी मसा वाले डॉक्टर को, बवासीर की सारवार करने वाले डॉक्टर के पूरी ट्रीटमेंट का लिस्ट नहीं बना सकता। फिर भी अगर आप देखें को 1869, मतलब कि ऑलमोस्ट 151 इयर्स पुरानी स्क्लेरोथेरापी
आज भी चल रही है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कोई साल और कोई ट्रीटमेंट 150 ईयर्स से ज्यादा पुरानी है तो और अभी भी चल रही है, तो इस सारवार में कोई दम तो जरूर है। तो उसका इम्पोर्टेंस हमें समझना चाहिए। और दूसरा ये भी समझना पड़े कि ये पॉपुलर भी बहुत नहीं हुई, तो उसका भी रीजन है, रहने का भी रीजन है और पॉपुलर नहीं होने का भी रीजन है। 1935 में मिलिगन मॉर्गन ने कायाकल्प कर दिया और उन्होंने ओपन डिसेक्शन एंड लाइगेशन टेक्निक विख्यात करने का प्रयत्न किया। और अभी आज तक समझ लो कि 40 इतने लंबे 1935 से 2020 इतने लंबे समय से ये मेथड अभी भी पॉपुलर है। नॉट ओनली पॉपुलर, एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। और अभी जितनी भी मेथड्स है ये सभी मेथडों का कंपैरिजन यही मेथड के साथ करे जाता है। तो आप ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर ये गोल्ड स्टैंडर्ड है तो ये नई मेथड है क्यों निकली? तो उसका भी वजह है। सबसे पहले पार्क्स ने और बाद में फर्ग्यूसन ने नई मेथड डेवलप करने का प्रयत्न किया, जो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो कम करने का प्रयत्न किया। और वो तीनों मेथड का रिजल्ट ऑलमोस्ट एक ही तरीका है। इसके बाद 1963 में बैरॉन ने एक बहुत सिंपल मेथड्स, दिखने में बहुत सिंपल, हालांकि इतनी सिंपल नहीं है पर दिखने में बहुत सिंपल मेथड उन्होंने की। और अभी आज भी अमेरिका के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है। अमेरिका जैसा बहुत एडवांस कंट्री में ये मेथड सबसे ज्यादा चल रही है, तो उसकी जरूर कोई वजह है। इसके बाद बहुत नई टेक्निकें आई, एनल डायलिटेशन आया और गया, क्रायो भी चली गई, पर इसके बाद की ये सब मेथड अभी भी है। इंफ्रारेड कोएगुलेशन भी अभी काफी लोग रेगुलरली यूज कर रहे हैं। हाइब्रिड प्लस आरबीएल का नया स्वरूप आया, बाइपोलर चल रही है, डायरेक्ट करंट भी इतनी चल रही है। स्टेपल हेमरोइडेक्टोमी और मैकेनिकल एनोप्लेक्सी अभी बहुत पॉपुलरिटी पे थी और धीरे धीरे कुछ डाउन और कम हो रही है, लेकिन अभी भी वो काफी पॉपुलर है। सेम वे ए डॉपलर गाइडेड हेमोरॉइडल आर्टरी लाइगेशन भी अभी अभी नई नई आई है और पॉपुलरिटी में, नई नई मतलब 25 साल तो उसको हो ही गए हैं। इसके बाद इंडिया में से डॉक्टर गुप्ता ने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का पॉपुलराइज किया। डॉक्टर चिवटे की मेथड इंडिया के साउथर्न पार्ट में, साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। आप साउथ में कहाँ भी जाएंगे तो डॉक्टर चिवटे की टेक्निक का यूज करने वाले काफी लोग हैं। ऐसे भी दुनिया में अगर आप इटली में जाएंगे या यूरोपियन देशों में जाएंगे तो स्टेपल्ड हेमरोइडेक्टोमी बहुत पॉपुलर है। जापान के अंदर हेमरोइडल आर्टरी लाइगेशन ज्यादा पॉपुलर है। ऐसी तरह अब ब्रिटेन में जाएंगे तो पार्स की मेथड बहुत पॉपुलर है। यूरोप के बाद आप अमेरिका में जाएंगे तो फर्ग्यूसन की मेथड बहुत पॉपुलर है। मतलब कि हर एक इलाकों में कोई मेथड की ज्यादा पॉपुलैरिटी का कोई कोई वजह भी है। इसके बाद ए स्टार भी नई मेथड आई है और हेमोरॉइडल आर्टरी का एम्बोलाइजेशन करने की एक मेथड आई है। मैंने एक नया तरीका 2018 में वेरी पर्सनलाइज प्रिसाइज एंड प्रिसाइज फाइब्रोसिस की 4PF मेथड मैंने रजू की है। और इसके बाद भी एक नई मेथड लेसर काफी सालों से चल रही है। इसके सिला सिला इसके अलावा एटोमाइजेशन और थर्मोफ्यूजन ऐसी भी टेक्निकें हैं। मतलब ये पूरा लिस्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा मेथड क्यों आ रही है, क्योंकि कोई भी मेथड से किसी को पूरा संतोष नहीं है, कोई न कोई इश्यू है। तो
तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आपको कोई मेथड पसंद करनी हो तो नेचुरली आपको काफी कुछ प्रॉब्लम स्टिल रहता है। फिर भी कोई कम से कम एरर करनी है तो अगर एडवांस स्टेज में आप गोल्ड स्टैंडर्ड पसंद करेंगे, मिलिगन मॉर्गन या पार्क का फर्ग्यूसन, तो इसमें गलती होने का चांस बहुत कम है। ऐसी तरह शुरुआत के बबासीर के अंदर रबर बैंड बाइजेशन पसंद करेंगे तो आपके एरर के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। दिस विल बी वेरी वेरी लेस। नेचुरली ये दूसरी मेथडों की भी कोई वजह है और उसके बारे में भी हम सोचेंगे और उसका डिसीजन कैसी तरह करना वो भी बताएंगे। आप ये तो आपको समझा दिया है, ये भी समझा दिया है कि खाली इंटरनल नहीं एक्सटर्नल पाइल्स भी होते हैं और सभी बबासीर के ये सब तरीके हैं। इसमें से अभी जो डिस्कस किया इसमें सरकमफरेंशियल नहीं आया और सेकेंडरी भी नहीं आया। इसके अलावा की सभी मेथडों के ट्रीटमेंट का कुछ न कुछ तरीका इसमें हमने दिखाया है। हमारा जो गोल है कि आपको इतना कैपेबल बनाए कि जब भी कोई डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट डिसीजन के लिए जाओ तो आपके डॉक्टर को आप सही क्वेश्चन पूछ सके, उसके पास सही समझ ले सके, जैसे आपका डिसीजन एकदम परफेक्ट या नियर परफेक्ट हो और लाइफ लॉन्ग आपका डिसीजन के लिए आप कभी अफसोस नहीं हो। ऐसा लगेगा कि आपने सही निर्णय लिया और इसमें मेरा भी कुछ रोल था, आपको ऐसा लगेगा तो मुझे बहुत बहुत आनंद होगा।